नमस्कार, स्वागत है आपका माँ शारदा क्लासेस में। इसके पहले हमने देख लिया था मध्य प्रदेश का फिजिकल फीचर्स ऑफ एमपी। इसके बाद हमने देखा था पर्वत पठार। अब हमें देखना है मध्य प्रदेश की नदियाँ। तो मध्य प्रदेश की नदियाँ सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि आप व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसमें यदि एमपी आना है तो नदियों से ज़रूर क्वेश्चन बनता है। और सबसे इम्पोर्टेंट नदी है नर्मदा। नर्मदा के बारे में आपको जितनी भी डिटेल मिले वो सभी आपको पता होना चाहिए। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको मैप याद हो गया है और अब आप नदियाँ जहाँ जहाँ से हम बहाएंगे तो आपको पता रहेगा कि किस किस ज़िले से ये जा रही हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के। देखिए, इसमें सबसे पहले नदियों को हम बता देते हैं कौन सी नदी कहाँ बह रही है, फिर उसके बाद अपन एक एक नदी की डिटेल जान लेंगे। देखो, ये नदी ये जो दिख रही है ये है अमरकंटक। ठीक है, और अमरकंटक जगह कहाँ पर है बताइए? अनूपपुर में। ज़िला बोलें तो अनूपपुर, तहसील बोलें तो पुष्पराजगढ़। तो अनूपपुर की पुष्पराजगढ़ तहसील के अंतर्गत आता है अमरकंटक और उसी अमरकंटक से निकलती हैं 3 नदियाँ। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट नदी है नर्मदा। एमपी में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी नदी है बताइए? नर्मदा। तो ये नर्मदा देखो यहाँ से जाती है एमपी, फिर यहाँ जाती है महाराष्ट्र और यहाँ जाती है गुजरात। मतलब ये कितने राज्यों में बहती है? तो ये 3 राज्यों में बहती है। चलिए अब बात कर लेते हैं, ये नर्मदा हो गई। अभी हम केवल इसकी लोकेशन बता रहे हैं, फिर डिटेल बताएंगे। यहाँ से जाती हैं ताप्ती नदी, इन्हीं की पैरेलल जाती हैं। और हमने जैसा कि पर्वत पठार में आपको बताया था, यहाँ नर्मदा सोन घाटी है। चूँकि ये हिस्सा धंसा हुआ है इसलिए हम इसको बोलते हैं, इसलिए ये पश्चिम की ओर बहती हैं। तो ये 2 ही मात्र ऐसी बड़ी नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। इसके अलावा माही है लेकिन वो छोटी है। तो क्वेश्चन आए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं, तो बोलना नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, अब और देख लेते हैं। यहाँ से एक निकलती है सोन नदी। ठीक है, ये हमने ऑफलाइन क्लास में आपको पढ़ाया था, चाहो तो यूट्यूब पे जाके इसकी कहानी सुन सकते हो आप। खैर वो पौराणिक कथा के अनुसार कहानी है वो। ठीक है, तो वो इतनी पेपर में मैटर नहीं करती, पीएससी वगैरह एग्ज़ाम्स में आती है, तो आपके लेवल का पढ़ाएंगे हम। तो यहाँ से जाती है सोन नदी, सोनभद्र के नाम पर पड़ी थी। और यहाँ पर जाके क्या बताइए, सोनपुर बिहार में जाके मिल जाती है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो बिहार में जाके मिलती है। ठीक है, तो जो सोन नदी है वो डायरेक्ट किस में जाके मिलती है बताइए? गंगा में जाकर मिलती है। उसके बाद यहीं से निकलती है एक और जोजिला नदी, और जोजिला चली जाती है छत्तीसगढ़। फिर उसको वहाँ अच्छा नहीं लगता तो फिर वापस एमपी आ जाती है। तो ऐसा उल्टा टी बनता है। तो ऐसा उल्टा टी कहाँ पर बनता है बताइए? अमरकंटक में बनता है। तो अपन ने 3 नदियाँ पढ़ ली, ये नर्मदा हो गई, ये ताप्ती हो गई, ये सोन हो गई, ये जोजिला हो गई, 4 हो गई। अब देखिए, यहाँ पर है महू, इंदौर, और इंदौर में एक जगह है महू, और महू की जाना पाव पहाड़ी, जाना पाव पढ़ी थी अपन ने। ठीक है, तो जाना पाव दूसरी सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की। कहाँ की बताइए? याद करो, रिकॉल करो, रिकॉल करते जाया करो, जो पहले पढ़ा है उसको रिकॉल करते जाओ। और डायरेक्ट ये चैप्टर देख रहे हो तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आप क्या बताइए, रिवीजन करते रहो और शुरुआत से लेक्चर से पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ से निकलती है जाना पाव पहाड़ी से कौन सी नदी? चंबल नदी। और ये जाती है थोड़े राजस्थान, और फिर क्या बताइए, राजस्थान, और फिर एमपी में, राजस्थान एमपी की सीमा बनाती है। और ये यमुना में मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है? तो इटावा में मिल जाती है। ठीक है, अपन ने भारत में पढ़ा था कि ये देखो, गंगोत्री से गंगा, फिर यमुनोत्री से यमुना, और इसी यमुना में अधिकतर नदियाँ मिलती हैं एमपी की। ठीक है, तो एक ये मिल गई, कौन सी बताइए? चंबल। अब देखिए, यहीं पर है काकरीवर्डी, इंदौर में, इंदौर के पास, और इस काकरीवर्डी से निकलती है क्षिप्रा, और ये क्षिप्रा मिल जाती है इसमें। ठीक है, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। नीले कलर से ही लिख देते हैं, नीली नदियाँ नीली होती हैं। चलो देखो, तो ये जाती है क्षिप्रा और ये जाती है चंबल। चलिए अब देख लेते हैं और कौन सी नदी है। यहाँ पर देवास से निकलती है कौन सी नदी बताइए? काली सिंध, और ये जाके चंबल में मिल जाती है। फिर यहाँ से निकलती है पार्वती, और ये भी जाके चंबल में मिल जाती है। फिर यहाँ से निकलती है सिंध, और ये भी जाके, आपको इनके पर्टिकुलर नहीं रखने याद कि कौन कौन से ज़िलों से जाती है, लेकिन बड़ी बड़ी नदियाँ जो इंपॉर्टेंट होंगी वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, जैसे कौन सी इंपॉर्टेंट है? कुमारगांव रायसेन से निकलती है कौन सी बताइए? बेतवा। तो बेतवा आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा जूम कर दे रहा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो कुमारगांव रायसेन से निकलती है बेतवा। फिर यहाँ से जाती है देखो गुना, अशोकनगर होते हुए, उसके बाद ये चली जाती है कहाँ बताइए? ओरछा। ओरछा के बाद ये चली जाती है कहाँ बताइए?
ये चली जाती है यूपी, और यूपी में जाके मिल जाती है किससे बताइए, यमुना से मिल जाती है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। और यूपी में कहाँ मिलती है, तो हमीरपुर में मिलती है। फिर ये देखो कैमूर श्रेणी, अब किसी बुक में लिखा होगा कि जबलपुर, किसी बुक में लिखा होगा कटनी, तो ये दोनों की सीमा पर है कैमूर श्रेणी। तो कैमूर श्रेणी से निकलती है कैन, पन्ना छतरपुर होती है, यहाँ पन्ना है, यहाँ छतरपुर है, तो पन्ना छतरपुर होते हुए ये जाती है और जाके क्या बताइए, यूपी में फिर से मिल जाती है यमुना से। ठीक है, और अब आपको इस पर रिसर्च करना है थोड़ी सी कि ये यूपी में कहाँ पर मिलती है। ठीक है, बांदा में मिलती है, चलो हम ये बता देते हैं कहाँ पर मिलती है, बांदा में। लेकिन आप थोड़ा बहुत रिसर्च भी करते रहा करो और स्टैंडर्ड बुक को भी पढ़ा करो। ठीक है, हालांकि हम पूरा डेटा देने की कोशिश कर रहे हैं। चलो देखो, अब यहाँ पर है पन्ना टाइगर रिजर्व, और जब टाइगर रिजर्व पढ़ाएंगे तब हम आपको बता देंगे कि यहाँ से केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, केन और बेतवा को जोड़ने के लिए, और बीच में आ रहा है पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, चलिए तो ये थी नदियों की सारी लोकेशन, और कुछ छोटी छोटी नदियाँ रह गई हैं। जैसे राजस्थान से आती है शिवना नदी, और शिवना ये मंदसौर में जाके मिलती है, ये नदी ऐसी बनानी थी। ठीक है, तो ये शिवना नदी मंदसौर में जाके मिलती है, और मंदसौर में शिवना नदी के तट पर ही एक मंदिर है पशुपतिनाथ का, पूरे एमपी का एकमात्र पशुपतिनाथ का मंदिर। कहाँ मिलेगा आपको, यहीं मिलेगा। भारत विश्व का बोलें तो नेपाल में मिलेगा, लेकिन यहाँ मिलेगा कहाँ बताइए, पूरे भारत का या एमपी का भी। ठीक है, तो एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। अच्छा, दो और रह गई, बैनगंगा और वर्धा, बासी बैनगंगा बासी वाला घाट। नेक्स्ट एग्ज़ाम में, मतलब पिछले एग्ज़ाम में आया था कि बैनगंगा किस नदी के तट पर है, और नर्मदा से तो क्वेश्चन आता ही आता है। नर्मदा के बारे में थोड़ा थोड़ा अपन इन्हीं के बारे में डिटेल यहाँ कर लेंगे, फिर देख लेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल है। एक बार और रिवाइज़ कर लो। अब हम थोड़ा फास्ट बोलेंगे क्योंकि आप लोग अब लोकेशन देख चुके हैं। ये देखो नर्मदा, जैसी हम बना रहे वैसी नदियाँ बहती हैं। ये देखो ताप्ती, इसी के पैरेलल। फिर देखो ये वर्धा और ये बैनगंगा। फिर ये देखो सोन नदी, सोनपुर में मिल जाती हैं। फिर ये देखो जोहिला नदी या जोहिला है वो। ठीक है, जोजिला तो दर्रे का नाम है। फिर ये है देखो टॉन्स। फिर ये देखो कैमूर श्रेणी से कैन। फिर ये देखो बेतवा। फिर ये देखो सिंध। फिर ये देखो पार्वती। ये देखो काली सिंध। ये है इम्पोर्टेंट, ये है चंबल, और ये है क्षिप्रा। क्षिप्रा के तट पर क्या है बताइए, उज्जैन। चलिए अब प्रमुख इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। अब देखिए नर्मदा नदी के बारे में, ये आपको दिख रहा होगा। नर्मदा नदी से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे जो आपके नोट्स में नहीं हैं, उनको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके उपनाम से। तो उपनाम अब कौन कौन से हैं वो देख लो। उपनाम, तो इसके उपनाम है रेवा, नामोदोस, मैकाल सुता, सोमो देवी, फिर आनंदमय नदी भी बोलते हैं इसको, फिर सोम प्रभा भी बोलते हैं, कुंवारी भी मिलते हैं। तो ये लास्ट के जो हमने 2-3 नाम लिए हैं, ये हो सकता है आपकी बुक में मतलब नोट्स में ना हो। ठीक है, क्योंकि ये हमने और डेटा को कलेक्ट किया है। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि इसको अलग अलग नाम, मतलब इसको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए नर्मदा नाम किसने दिया। तो एक इक्ष्वाकु वंश के थे व्यक्ति, उनका नाम था पुरकुत्स। ठीक है, अभी हम बता देंगे, दिखा देंगे आपको। ठीक है, तो ये थे पुरकुत्स, और इन्होंने ही नाम दिया था क्या बताइए, नर्मदा का। उसके बाद वायु पुराण के अनुसार इनका नाम है कुंवारी, और अमरकोश के अनुसार है सोमभद्र, और कालिदास ने लिखी थी मेघदूतम, हिंदी में पढ़ेंगे इनको, इन्होंने नाम दिया था सोमो देवी। चलिए अब और पॉइंट की बात करें, एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें, तो ये पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी हैं। क्वेश्चन आए कि पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी बताओ, तो यही होगी नर्मदा। अभी आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन दिख रहे होंगे देखने में, लेकिन ये यही पेपर में आ जाते हैं तो बनते नहीं हैं। उसके बाद भारत की बोलें कौन सी नंबर की नदी है, तो 5वें नंबर की है। उसके बाद बोलें भारत के क्षेत्र में बहने वाली कौन सी नदी है, क्योंकि भारत में तो ब्रह्मपुत्र भी बहती है, तो भारत के क्षेत्र में बोलें तो 3रे नंबर की सबसे लंबी नदी है। चलिए अब देखिए, तो नर्मदा में यहाँ से ये लगभग कितने जिलों को पार करती है, तो यहाँ से पार करती है ये 15 जिलों को। ठीक है, और उन जिलों के नाम आप मैप में देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ से यदि शुरू करें तो यहाँ से अनूपपुर से निकलती है पुष्पराजगढ़ तहसील से, तो यहाँ से अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, फिर देखो नरसिंहपुर, रायसेन। ठीक है, ऊपर नीचे हैं ये होशंगाबाद, फिर धार, हरदा, फिर उसके बाद हो जाएगा सीहोर, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर। ठीक है, तो
सहायक नदियों की बात करें कि सहायक नदियाँ कितनी हैं, तो इसकी सहायक नदियाँ 41 हैं। टोटल कितनी हैं? 41। दक्षिण साइड से कितनी मिलती हैं? 22। उत्तर साइड से कितनी मिलती हैं? 19। ठीक है, और दाएं तट बाएं तट से भी आप याद रख सकते हैं। तो टोटल इसकी नदियों की संख्या कितनी हो गई है? कितनी है मतलब 41। अच्छा, नदियों की कुल बात करें, चलो तो डिटेल आगे देख लेते हैं, बार बार मैप आपको दिखा देंगे। ठीक है, चलो डिटेल। तो डिटेल ये है कि एमपी की सबसे लंबी नदी है, जबकि भारत की 5वीं लंबी, और भारत के क्षेत्र में बोलें तो तीसरी सबसे लंबी है। ठीक है, कुल लंबाई इसकी कितनी है बताइए? 1312 है। और एमपी में बोलें कितनी है तो 1077 है ये एमपी में। उपनाम जैसा कि हमने आपको बताया था, रेवा, नामोदोस, मैकालसुता, सोमू देवी। इसके अलावा भी आपको रखना है याद सोमप्रभा, कुंवारी और आनंदमयी नदी। और सोमप्रभा चलो अभी नोट कर लो, वीडियो को पुश करके नोट कर लो क्योंकि इसमें लिखा नहीं है। तो सोमप्रभा जो है वो अमरकोश के अनुसार है, इसका नाम अमरकोश। ठीक है, और अमरकोश आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। उसके बाद मेघदूतम में लिखा है सोमो देवी। सोमो देवी किस में लिखा है? मेघदूतम में, इसको भी नोट कर लो। फिर नोट कर लो इक्ष्वाकु वंश के जो राजा थे, मतलब व्यक्ति थे, पुरकुत्स, ये लिखा पुरकुत्स, इसको भी नोट कर लो। और इन्होंने इसका नाम दिया था नर्मदा, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं आगे। उपनाम हो गया। अब उद्गम देखो, अनूपपुर ज़िले के पुष्पराजगढ़ तहसील से ये निकलती है। ठीक है, उसके बाद ये 15 जिलों होते हुए महाराष्ट्र और गुजरात से खंबात की खाड़ी में अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, उसके बाद 15 ज़िले कौन कौन से हैं वो देख लो एक बार। अनूपपुर हो गया, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, धार, हरदा, सीहोर, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर। अब आपका वर्क क्या है? आपको जो मैप हमने लिवाए हैं, आपने जो मैप खरीदे हैं, उन मैप में आपको इसको बनाना है और सभी ज़िलों के नाम लिखना है। एक में आपको केवल नदियां बनाना है, दूसरे में आपको नर्मदा नदी के वो ज़िले लिखने हैं जो ज़िले यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो ज़िले यहाँ पर 15 लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए सहायक नदियाँ देख लीजिए। सहायक नदियाँ याद करा दे रहे हैं हम आपको। देखो, इमेजिन करिए आप कि एक बंजर ज़मीन है और उस बंजर ज़मीन पर क्या बताइए, एक हिरण खड़ा है और हाथी और हथनी भी खड़ी है। ठीक है, उसके बाद शेर आया। अभी आप यहाँ मत देखिए, आप इमेजिन करिए बंजर ज़मीन पर तो शेर आया हाथी हथनी और हिरण को देखकर, मतलब हिरण को देखकर आया क्योंकि फेवरेट उसकी हिरण है। तो हिरण भाग गई और हिरण मतलब फास्ट भागती है। तो जब हिरण भाग गई तो शेर को गुस्सा आ गई। तो शेर ने क्या किया? तो शेर ने वहाँ पर बंजर ज़मीन पर रखा तवा और तवा में डाला दूध और उसमें डाल दी शक्कर। ठीक है, और वो पी लिया, वो दूध और शक्कर पी लिया उसने। तो वो हो गया क्या बताइए? गंजा। तो इससे अपन को क्या याद हुआ कि एक बंजर भी नदी है, फिर हिरण भी है, फिर शेर भी है, फिर हथनी भी है, फिर तवा भी है, फिर दूधी भी है, शक्कर भी है, गंजी भी है, ऊँटी भी है। मतलब दूध को क्या किया उसने? ऊँटा, तो ऊँटी भी हो गई। तो ये सारी प्रमुख नदियाँ थी। हैं तो 41, लेकिन प्रमुख इतनी याद रखनी है आपको। चलिए अब कुछ फैक्ट की बात करें तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। उसके बाद हाल ही में सरदार सरोवर गुजरात एमपी को लेकर मतलब बिजली को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें उन्होंने बोला था कि हम आपको बिजली प्रोवाइड कराएंगे, मतलब बिजली बन रही है वहाँ से, लेकिन उन्होंने देना बंद कर दिया था। सो इसलिए अपन ने पानी देना बंद किया था, लेकिन अपने यहाँ बाढ़ आ गई थी तो अपन को मजबूरी में पानी वहाँ पर देना पड़ा। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा तवा डैम यहीं मिलेगा, तवा नदी पर। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखिएगा, इसकी सबसे लंबी सहायक नदी बोलें तो कौन सी हो जाएगी बताइए? तवा नदी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नदियों के फ़्लो की, प्रवाह की बात करते हैं कि नदियाँ कहाँ कहाँ किस साइड कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। ये उत्तर की साइड है, हमेशा ये उत्तर होगा, ये दक्षिण होगा, ये पूरब होगा, ये पश्चिम होगा। ठीक है, मैप में हमेशा ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, तो हमेशा ये उत्तर होगा। तो ये उत्तर की साइड बहती हैं कौन सी नदी? शारदा, चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती सिंध, बेतवा, केन, सोन, टोंस, कुंवारी आदि। एक कुंवारी नदी अलग है और कुंवारी उपनाम नर्मदा का भी है। ठीक है, चलिए, और कुंवारी नदी यहाँ कहीं बहती है, कहाँ बहती है? चंबल साइड ऊपर, उत्तर भारत, उत्तर मध्य प्रदेश में। उसके बाद पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा, ताप्ती, माही। पूरब की ओर एक ही बहती है, जोहिला। दक्षिण की ओर बरदा, वैनगंगा और पेंच।
पेंच राष्ट्रीय उद्यान के पास है। चलो अब चंबल की बात करते हैं। अब एक बार चंबल की आपको लोकेशन दिखा देते हैं जो नए लोग हैं उनके लिए। देखो चंबल निकलती है महू की जानापाव पहाड़ी से और यहाँ से ये जाती है और फिर MP राजस्थान की सीमा बनाते हुए यमुना के इटावा में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद शिवना नदी यहाँ आती है और शिवना नदी के तट पर है मंदसौर, यहाँ पर है मंदसौर, ये नदियाँ यहाँ मिलती हैं, ठीक है। और इसी मंदसौर में पशुपतिनाथ का मंदिर है, इसी शिवना नदी के तट पर, ठीक है। चलिए अब चंबल नदी के बारे में बात कर लेते हैं। चरमावती, धर्मावती भी बोलते हैं इसको। चलो, महाभारत के अनुसार राजा रतिदेव ने इन्हें उद्गामित किया था। उपनाम की बात करें तो शापित नदी बोलते हैं इन्हें, चरमावती भी बोलते हैं, धर्मावती भी बोलते हैं और कामधेनु भी बोलते हैं। उसके बाद उद्गम स्थल बोलें तो चंबल नदी का उद्गम स्थल है महू की जानापाव पहाड़ी, इंदौर से निकलती है। उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, चित्तौड़गढ़, कोटा, श्योपुर, मुरैना, भिंड होते हुए इटावा के UP में मिल जाती, जैसा कि हमने आपको बताया। आपको दूसरे मैप में चंबल नदी बनानी है, ऐसा नहीं करना कि एक ही मैप में सारी बना दो। पहले एक मैप में सारी तो बनानी है, फिर अलग अलग बनाना है, ठीक है। जो मेन नदियां हैं जिनको हम बोलें उनको बस बनाना, ठीक है। उसके बाद यमुना में मिल जाती है। प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो क्षिप्रा सबसे इम्पोर्टेंट है। क्षिप्रा क्या बताइए, उज्जैन के किनारे बसा है, मतलब उज्जैन क्षिप्रा के किनारे बसा है और मेला लगता है प्रत्येक 12 वर्ष बाद, बात करेंगे बाद में। काली सिंध है, पर्वती है, बनास है, शिवना है और कुंवारी है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट देख लेते हैं शिवना नदी। तो अब शिवना नदी देखो यहीं से मिलती है, हमने बताया था यहाँ से चंबल जाती है। अब इमेजिन करते जाना, ठीक है। मान लो ये MP का मैप बना हुआ है यहाँ, तो चंबल नदी यहाँ से जाती है और यहाँ शिवना ऐसे आके मिल जाती है मंदसौर में। तो अब शिवना नदी की बात कर रहे हैं, यह राजस्थान से निकलती है और मंदसौर में चंबल से मिल जाती है, ठीक है। आप यकीन मानो, बिल्कुल आराम से सुनो, आपको यही पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो मंदसौर में चंबल से मिल जाती है और मंदसौर में शिवना नदी के तट पर क्या बताइए, भारत का एकमात्र पशुपतिनाथ का मंदिर है, जिन्हें कंदरिया महादेव मंदिर भी के नाम से भी जाना जाता है। और क्वेश्चन है शिवना नदी की मंदसौर किसके तट पर है, तो शिवना नदी के तट पर है। नदी निकलना अलग बात है और तट पर बसा होना अलग बात है, ठीक है। चलिए अब क्षिप्रा नदी की बात कर लेते हैं। तो क्षिप्रा देखो, क्षिप्रा आपको याद हो गई, ये चंबल यहाँ से ऐसे निकलती है और क्षिप्रा यहाँ से काकरीवाड़ी इंदौर से निकल के यहाँ मिल जाती है। तो देखो यह इंदौर के काकरीवाड़ी से निकलती है और चंबल में मिल जाती है। इसी के तट पर उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्ष में सिंहस्थ लगता है। तो अभी सिंहस्थ मेला लगा था उज्जैन में, ठीक है, लगता है और इसे मालवा की गंगा कहते हैं। चलिए अब देखिए काली सिंध के बारे में, ज़्यादा नहीं है, एक लाइन है। यह बगाली गांव देवास से निकलती है और चंबल में मिल जाती है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। चलो अब चंबल के किनारे बसे शहर की ट्रिक है रश्मि। चूँकि ये नोट्स हैं रश्मि के, इसलिए मतलब रश्मि बना रही थी इसको अच्छे से नोट्स, तो इसकी ट्रिक ही बना दी थी हमने, क्या बताइए, रश्मि। तो रा से रतलाम, सा से श्योपुर, माँ से मुरैना। तो चंबल के किनारे कुल 3 शहर हैं जो कि रतलाम, श्योपुर और मुरैना हैं। चंबल नदी बीहड़ का निर्माण करती है। देखो बीहड़ नदी अलग बात है, बीहड़ नदी बहती है आपकी वहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश में, ठीक है, इस वाले कोने में। लेकिन बीहड़ बनाती है बोलें तो बीहड़ बनाती है चंबल नदी, ठीक है। तो बीहड़ का निर्माण, बीहड़ क्या कहलाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो राजस्थान है वो क्या बताइए सबसे ज़्यादा वहाँ पर रेतीली जगह है, ठीक है, उसमें नीचे खुदाई करोगे रेत मिलती है उस वाले क्षेत्र में। तो नीचे से क्या बताइए पानी का कटाव, पानी काटता है उस मिट्टी को, तो जब काटता है तो गहरे गहरे गड्ढे बन जाते हैं, तो उन्हीं गड्ढों को कहते हैं क्या बताइए, बीहड़। और यहीं पर जब डाकू भागते हैं, फरारी काटते हैं या डाकू भाग जाते घर से और लूट के वहाँ पर खाना पीना खाते हैं, तो पानी बस ज़रूरी रहता है। यदि किसी को जीना है तो सबसे ज़रूरी है पानी पीना, तो पीना ज़रूरी है जीने के लिए, इसलिए पीना कहाँ मिल गया बताइए, बीहड़ में। तो वहीं वो रहते हैं, पानी पीते रहते हैं और लूट के ले आते हैं और खाना वहाँ खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं वहीं से। तो बीहड़ में रहते हैं वो, इसलिए डाकुओं की हृदय स्थली भी कहा जाता है किसको, चंबल को। ये लिखा डाकुओं की हृदय स्थली। उसके बाद जानापाव में परशुराम पीठ बनाई गई है। ये क्वेश्चन आया था पटवारी में कि परशुराम पीठ बताओ कहाँ है। ये आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि बुक्स में करंट अफेयर का डेटा नहीं रहता है, और MP कितना भी पढ़ लो पेपर में 1-2 पॉइंट आपको अलग से मिलेंगे ही, ठीक है, क्योंकि बुक ये कवर नहीं करती छोटी छोटी चीज़ें। तो परशुराम पीठ बनाई गई है, यहीं पर हनुमान मंदिर भी है।
अब देखते हैं बेतवा नदी के बारे में, ये इम्पोर्टेंट है। चलो तो बेतवा को एक बार मैप में फिर से निहारते हैं, देखो, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, देखो ये है बेतवा नदी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है बेतवा नदी। ठीक है, ये बेतवा नदी निकलती है कुमारगांव रायसेन से। ठीक है, गुना अशोकनगर, उसके बाद झांसी, ओरछा होते हुए ये हमीरपुर में मिल जाती है यमुना से। अब बेतवा नदी की डिटेल में बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमने पुल नहीं बताए, किसी भी नदी के परियोजना नहीं बताई, वो अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पढ़ाने का तरीका अलग है। चलो देखो, क्षिप्रा देख ली, काली सिंध देख ली अपन ने। अब देखनी है अपन को क्या बताइए बेतवा। देखो बेतवा नदी यह कुमारगांव मतलब रायसेन से निकलती है और सांची जाती है, गुना जाती है, अशोकनगर जाती है, ललितपुर, झांसी, ओरछा होते हुए हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद इसके किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं, यही हैं गुना, अशोकनगर, ओरछा, झांसी, विदिशा। उसके बाद सहायक नदियाँ देख लो, धसान सीमा बनाती है। ठीक है, सागर के पास थोड़ी सी सीमा बनाती है धसान नदी। अब देखो सोन नदी के बारे में देख लेते हैं। सोन नदी आपने देख लिया ना, ये देखो नर्मदा नदी निकली और यहीं से निकलती है कौन सी, सोन। चलिए तो देखो यह अमरकंटक से निकलती हैं और सोनपुर बिहार में गंगा से मिल जाती हैं। और यहीं पर क्या बताइए, प्रत्येक वर्ष यहाँ सबसे बड़ा मेला लगता है सोनपुर में, किसका, पशुओं का। अब सहायक नदियों की बात करें तो जोहिला, बनास और रिहंद नदी है, और रिहंद नदी के पास ही बना है बाणसागर परियोजना, वो परियोजना में पढ़ाएंगे। उपनाम देख लो, इसका नाम है सोना, स्वर्ण और सोनभद्र। सोनभद्र की कहानी भी हमने आपको बताई थी। चलो देखो क्वेश्चन, नोट देख लो, नोट। इस नदी में रेत सोने की तरह चमकती है, इसलिए इसको सोन नदी कहते हैं, क्योंकि देखने में ये सोने के जैसी दिखती है, इसलिए इसको सोन नदी कहते हैं। और अभी सोनभद्र में सोने की मतलब वो खोज हुई थी कि यहाँ पर क्या बताइए सोना है, लेकिन उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी खुदाई की, माइनिंग की, इसलिए उसको अभी निकाला नहीं गया है। अब देखो वर्धा और वैनगंगा, ये अलग से हमने पॉइंट लगा के बना दिया, अलग से नहीं बताया, क्योंकि इनसे एक ही क्वेश्चन आता है और वही हमने यहाँ लिख दिया। वर्धा और वैनगंगा के संगम को प्राणहिता कहते हैं, जो कि महाराष्ट्र में है। आपने देखा है अभी की एमपी की ऐसी सीमा है दक्षिण की, तो यहाँ से वैनगंगा और वर्धा मिलती हैं और जिस पॉइंट पर मिलती हैं उसे कहते हैं क्या बताइए, प्राणहिता। वो कहाँ मिलती है, महाराष्ट्र में। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, और उसके बाद आपको पता होगा कि एक नदी है लिम्पोपो। ठीक है, और भी नदियां हैं एमपी, उसको वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे। ठीक है, वो कर्क रेखा और भूमध्य रेखा को काटती हैं। ठीक है, चलो केन नदी के बारे में देखिए, प्राचीन नाम इसका है सुक्तिमती। यह कटनी जबलपुर के पास कैमूर श्रेणी से निकलती है और पन्ना छतरपुर होते हुए यमुना मिल जाती है। मैप पे ही पढ़ा दिया था इसके बारे में। टॉन्स नदी देखो, ये मैहर सतना से निकलती है और रीवा होते हुए यूपी में गंगा से मिल जाती है। उपनाम बोलेंगे तो तमसा है। सहायक नदियाँ देखो, बीहड़ है और बेलन। और इसी बीहड़ नदी पर क्या बताइए सबसे ऊंचा जलप्रपात बना है, चचाई जलप्रपात। ठीक है, तो आपको 2 जलप्रपात देखने को मिलेंगे सबसे ज़्यादा एमपी में, मतलब सबसे ऊंचा। अलग अलग बुक्स में पढ़ेंगे आप, एक तो मिलेगा बीहड़ और एक मिलेगा, अभी याद आएगा तो आपको बताएंगे कौन सा है, वहीं पर है एक और जलप्रपात। ठीक है, तो वो सबसे ऊंचा नहीं है, वो क्यों नहीं है सबसे ऊंचा, क्योंकि वो केवल बारिश में दिखाई देता है, बारिश में होता है। ठीक है, लेकिन जो चचाई है ना वो हमेशा आता है। ठीक है, तो अब जब जलप्रपात पढ़ाएंगे ना तब बता देंगे उसके बारे में, अभी याद नहीं आ रहा है। चलो कुंवारी नदी देखो, कुंवारी नदी यह शिवपुरी के पठार से निकलती है और भिंड की लहार तहसील में सिंध में मिल जाती है। अब देखो नोट, नर्मदा क्षिप्रा के संगम को उज्जैनी इंदौर में हुआ है। ताप्ती नदी बैरी मोस्ट IMP, ताप्ती नदी को भी आपको मैप पर बनाना है। बैतूल के मुल्ताई से निकलती है, महाराष्ट्र गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है अरब सागर में, और ये दोनों नदियाँ बनाती हैं एस्चुरी। अब एस्चुरी और डेल्टा क्या होता है वो देख लो। देखो यहाँ से नदियाँ निकलती हैं और ये नदियाँ क्या बताइए, देखो पहले डेल्टा समझा दे रहा है। हेरोडोटस जो थे उन्होंने क्या बताइए, उनको कहा जाता है डेल्टा का पिता, और इतिहास का पिता भी उन्हें ही कहा जाता है। अब जो नदियाँ अब मान लो ढलान में बहेंगी तो ज़्यादा तेज़ बहेंगी, और यदि समतल सपाट मैदान में बहेंगी तो कम बहेंगी, स्पीड कम हो जाएगी। तो मान लो कोई ऐसी समतल मैदान में बह रही है नदी और इस समुद्र में मिलने से पहले
इस समुद्र में मिलने से पहले वो कई धाराओं में बँट जाएगी। क्यों बँट जाएगी? क्योंकि समतल मैदान है। दूसरी बात, यहाँ पर वो रेत बहा कर लाती हैं साथ में, तो रेत उनने यहाँ पर क्या बताइए बिछा दी, तो अब सीधी रेखा में तो अंदर जा नहीं सकती, तो वो कई धाराओं में ऐसे बढ़ जाती हैं। अब ऐसी वो कई धाराओं में बढ़ जाती हैं तो ये जो आकृति है ना, ये आकृति डेल्टा नुमा आकृति बन जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या बताइए डेल्टा। तो जितनी भी पूर्वी ओर मिलती हैं वो सभी की सभी बनाती हैं क्या बताइए डेल्टा। ठीक है, तो वितरिकाओं में बट जाना समुद्र में गिरने के पहले वही कहलाता है डेल्टा। अब डेल्टा कैसा ही बन सकता है, ऐसा ही बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है। तो वो डेल्टा जो था ना, वो पहले डेल्टा नुमा संरचना थी वो। ठीक है, तो जो हेरोडोटस ने देखा था वो डेल्टा नुमा संरचना थी, नील नदी का डेल्टा देखा था उन्होंने। ठीक है, इसलिए उन्हें डेल्टा का पिता कहा जाता है। तो डेल्टा समझ गए आप। अब देखो, अब यदि कोई नदी बिल्कुल ढलान से गिरेगी तो स्पीड ज़्यादा रहेगी उसकी, तो स्पीड ज़्यादा रहेगी। मान लो अपने फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये है चढ़ाई। ठीक है, ये चढ़ाई है। अब नदी यहाँ से मान लो नर्मदा आई, तो नर्मदा ऐसे चढ़ी और यहाँ से यहाँ पर गिरना उसको, तो यहाँ पर वो गिर गई, और जैसे यहाँ पर वो गिरी तो वो यहाँ पर बना दिया उसने बड़ा सा गड्ढा। कहाँ पर बना दिया? समुद्र में। आपने देखा होगा कि अभी तो बारिश चल रही है, तो जिनके नए नए घर बने होते हैं तो ऊपर लगा देते हैं अपन चुंगा, फिर नीचे पानी पर जब गिरता है तो वो गड्ढा बना देता है। या आपने देखा होगा हैंड पाइप, गांव के लोगों ने देखा होगा हैंड पाइप, या सभी ने देखा होगा। तो हैंड पाइप में जहाँ पानी गिरता है वहाँ छेद कर देता कि नहीं थोड़ा सा, तो वो इतना सारा पानी गिर रहा है तो बड़ा गड्ढा बनाएगा कि नहीं, महागड्ढा, महाखड्ड। उसी को बोलते हैं एस्चुरी। क्या बोलते हैं? एस्चुरी। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे एस्चुरी क्या कहलाता है। तो नर्मदा और ताप्ती दोनों ऐसी नदियां हैं जो क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। चलिए अब देख लेते हैं माही नदी के बारे में। अब देखो, जो माही नदी है वो क्या बताइए विंध्याचल श्रेणी से निकलती है और रतलाम राजस्थान होते हुए कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। तो ये कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। तो अब देख लेते हैं नोट। जो लोग नोट को नोट नहीं कर पाए हैं, मतलब नर्मदा नदी के जो एक्स्ट्रा फैक्ट जो लोग याद नहीं कर पाए हैं, लिख नहीं पाए हैं, वो लिख लो कि जो नर्मदा यात्रा है वो 11 दिसंबर 2016 को शुरू हुई थी और 25 मई 2017 को ख़त्म हुई थी। ये जिसने पिछली बार का जेल प्रहारी दिया होगा उसको पता होगा कि उसमें ये क्वेश्चन आया था 1 शिफ्ट में। पहले शिफ्ट में आया था कि शुरुआत कब से हुई, फिर दूसरी शिफ्ट में आया था कि समापन किसने किया, और इसी समय क्या बताइए दलाई लामा आए थे, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आया था कि नर्मदा के समापन और उद्घाटन के समय या नर्मदा यात्रा के समय कौन विदेशी मतलब कौन भारत में किसका आगमन हुआ था, तो दलाई लामा का हुआ था। और उसी समय इसको क्या बताइए जीवित नदी का दर्जा दे दिया गया था, जीवित नदी का। ठीक है, चलो उसके बाद उपनाम देख लो, ये लिख लो, यहाँ से लिख लेना, रेवा, नामोदोष, मेकालसुता, सौमोदेवी, आनंदमयी नदी, सोनप्रभा और कुमारी। तो कालिदास के मेघदूतम के अनुसार इसको मतलब में लिखा हुआ है कि ये सौमोदेवी है, अमरकोश में सोनप्रभा बताया गया है। इक्ष्वाकु वंश ने के जो पुरकुत्स थे उन्होंने बताया कि इसका नाम क्या बताइए नर्मदा। उसके बाद वायु पुराण के अनुसार ये कुंवारी नदी है। फिर ये पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। फिर भारत की 5वीं सबसे बड़ी है और भारत के क्षेत्र में बोलें तो तीसरी सबसे बड़ी है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नदियों के किनारे बसे शहर भी इसी में कवर करवा देते, लेकिन चूंकि वीडियो बड़ा हो रहा है तो वो नेक्स्ट वीडियो में वो डाल देंगे हम, नदियों के किनारे बसे शहर, उसके बाद पढ़ेंगे परियोजनाएं वगैरह। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।